नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अर्थात असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपने आईटीआर को ऑनलाइन फाइल करने का विकल्प इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप यह बताने का प्रयास करेंगे कि जो सैलरीड पर्सन है और जो आईटीआर 1 के दायरे में आते हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत अपना आईटीआर किस प्रकार से फाइल कर पाएंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पीसी या लैपटॉप के गूगल क्रोम के सर्च बार में टाइप करना होता है इनकम टैक्स। जैसे आप इसमें टाइप करते हैं आपके पास कई सारे विकल्प आ जाते हैं। यहाँ सबसे टॉप में आपको होम का ऑप्शन दिख रहा होगा incometax.gov.in में। इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आपके पास एक नया इंटरफेस खुल जाता है, जिसके सबसे टॉप में दाईं तरफ आप देख रहे होंगे लॉगिन का भी ऑप्शन होता है और रजिस्टर का भी ऑप्शन होता है। तो आप लॉगिन के बटन में क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन के बटन में क्लिक करते हैं यहाँ पर आपसे आपका यूजर ID मांगी जाती है, जो कि आपका पैन नंबर होता है। तो आपने अपने पैन नंबर को यहाँ एंटर कर देना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं यहाँ लॉगिन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो चेक बॉक्स है ये इसमें आपको टिक मार देना है आयताकार चेक बॉक्स में, और उसके बाद अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यदि किन्हीं कारणों से आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें दिए गए निर्देशों का पालन करके आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। परंतु हमारे केस में चूंकि हमें अपना पासवर्ड मालूम है तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो हम इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के लॉगिन में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। सबसे टॉप में आपको कई विकल्प दिखाई दे जाते हैं। डैशबोर्ड दिखाई देता है, ई फाइल दिखाई दे जाता है। इसके साथ ही साथ AIS, ग्रावियंस और पेंडिंग एक्शंस इत्यादि दिखाई दे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने 26AS को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ई फाइल में जाके जो 26AS का ऑप्शन है उसमें क्लिक करना होता है। कन्फर्मेशन करके हमारे पास नई विंडो खुल जाती है, जिसके चेकबॉक्स में हमें यहाँ पर कन्फर्म करना होता है और इसको प्रोसीड करना होता है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास व्यू 26AS का एक ऑप्शन आ जाता है, टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। इसको आपको क्लिक कर देना है और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर पूछा जाता है। तो जो करंट असेसमेंट ईयर है 2024-25 उसको आपने यहाँ पर टिक कर लेना है और व्यू एज HTML कर सकते हैं आप। और HTML करके आप जैसे ही व्यू डाउनलोड में क्लिक करते हैं आपका 26AS यहाँ पर दिखाई दे जाता है। इसमें जो भी सूचनाएं रिफ्लेक्ट हो रही हैं उसका मिलान आप अपने फॉर्म 16 से भी कर लें और अभी इसके बाद AIS से भी मिलान करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका यहाँ पर हमने ये लॉगिन कर रखा है उनका यहाँ पर 2 संस्थानों से, क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हुआ होगा मिड सेशन में, तो 2 संस्थानों से यहाँ पर इनका TDS कटा है। हो सकता है आपके केस में केवल एक ही संस्थान हो, चूँकि आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो यहाँ पर इन दोनों संस्थानों से मिलके जो TDS इनका कटा है वो 1,50,000 रुपया कटा है। तो ये अपने एनुअल सैलरी स्टेटमेंट से भी मैच करा लें और अपने फॉर्म 16 से भी मैच करा लें। और सूचना सही पाए जाने पर ही इनकम टैक्स का ITR फाइल करने का प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर हम AIS के ऑप्शन में भी चले जाते हैं और AIS के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर प्रोसीड करते हैं और इससे भी मिलान कर लेते हैं कि AIS में ये सूचनाएं रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। AIS में सूचनाएं रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए जब तक ये सूचनाएं रिफ्लेक्ट ना हो तब तक आप इंतज़ार करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होता है TIS, तो आपको फ़िलहाल AIS में क्लिक करना है। यहाँ पर 5 प्रकार के आपको सूचनाएं मिल सकती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन है, जिस संस्थान में आप कार्यरत हैं वहाँ पर जो TDS आपका काटा गया है, आपको कितना अमाउंट ग्रॉस अमाउंट मिला है, वो सब डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। इसके अलावा SFT इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको जो सेविंग अकाउंट से ब्याज मिला होगा या FD से ब्याज मिला होगा या फिर म्यूचुअल फंड्स इत्यादि जो आपने रिडीम किए होंगे। यदि आपने म्यूचुअल फंड को रिडीम किया है तो आपको ITR 2 भरना है, ध्यान रखें, तब आपको ITR 1 नहीं भरना है। इसी प्रकार शेयर मार्केट में भी यदि आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको ITR 2 ही भरना है, ITR 1 नहीं भरना है इस केस में। तो फिलहाल यहाँ पर हम ITR 1 भरने का प्रोसेस कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल आपको आ जाएगी। इसी प्रकार SFT में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जितने भी इंटरेस्ट हैं, जितने बैंक में आपके खाते हैं या पोस्ट ऑफिस में खाते हैं, उनमें जो आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला या FD या फिर कोई अन्य निवेश है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है
संबंधित वित्तीय वर्ष की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके केस में जो इंटरेस्ट इनको मिला है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसी प्रकार से आप अन्य इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इनको क्या क्या और जो अमाउंट है वो मिली है जिसको कि हमें इनकी ग्रॉस इनकम में शो करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ़ंड की राशि भी आ गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में इनको रिफ़ंड मिला होगा उसकी राशि यहाँ पर आ गई है। उसके अलावा अन्य जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ शो नहीं हो रही हैं फ़िलहाल। तो इसको भी आप कंफर्म कर लें, 26 AS से मिलान कर लें, अपने फॉर्म 16 से मिलान कर लें और जब सही मिलान हो जाए उसके बाद ही आप अपने ITR को फाइल करने का प्रोसेस शुरू करें। अब यहाँ पर हम शुरू के डैशबोर्ड में पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर अब हम ITR को भरने का प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन कर दिया है। फाइल नाउ का ऑप्शन करने के बाद यहाँ पर हमसे करंट असेसमेंट ईयर पूछा जाता है कि कौन से असेसमेंट ईयर का आप इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम करंट असेसमेंट ईयर 2024-25 जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का चूँकि हमें ITR भरना है, तो असेसमेंट ईयर 2024-25 का चयन कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रखा है और मोड पूछा जाता है कि किस माध्यम से आप इसको करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम को चुना है, इसको हमने टिक करके कंटिन्यू कर दिया है। तो जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, यदि आपने पहले से ही इसको फाइल करने का प्रोसेस शुरू किया होगा तो यहाँ रिज्यूम का ऑप्शन भी आ जाएगा, रिज्यूम फाइलिंग। अन्यथा की स्थिति में यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो स्टार्ट फाइलिंग लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपने स्टार्ट फाइलिंग में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करते हैं आपसे स्टेटस पूछा जाता है, इंडिविजुअल है, HUF है या अदर्स हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है, तो इसको ही आपको चेंज करना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर ITR का प्रकार पूछा जाता है कि आप कौन सा ITR भरना चाहते हैं। तो चूँकि हम सैलरीड पर्सन का ITR भर रहे हैं और ITR 1 ही हम यहाँ पर इस समय दर्शा रहे हैं कि हमें ITR 1 किस प्रकार से बनना है, तो हम यहाँ पर ITR 1 का चयन कर लेते हैं। और शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के रिडीम के केस में आपको ITR 2 भरना है, चाहे आप सैलरीड पर्सन ही क्यों ना हो। यहाँ पर हमने ITR 1 का चयन किया और उसके बाद प्रोसीड कर दिया हमने यहाँ पर। तो जैसे हम प्रोसीड करते हैं हमारे पास यहाँ पर एक नई विंडो खुलती है जिसमें हमें कुछ सूचनाएं भी बताई जाती है कि आप अपने ITR को भरने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखें। यहाँ पर चूँकि हम न्यू टैक्स रिजीम से भर रहे हैं, कोई एग्जेम्पशंस होना नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए हम लेट्स गेट स्टार्टेड कर देते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप अपने ITR को क्यों भरना चाहते हैं। तो यदि आपकी ग्रॉस इनकम जो कि बेसिक एग्जाम्पशंस से ज़्यादा है, जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से ज़्यादा है या फिर न्यू टैक्स रिजीम में यदि आप भर रहे हैं तो 3 लाख से ज़्यादा है, तो आप पहले विकल्प का चयन कर लेते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप अपने अनुसार अन्य विकल्पों का भी चयन कर सकते हैं। तो चूँकि ये सैलरीड पर्सन के लिए और ITR 1 के अंतर्गत ये आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सबसे पहला विकल्प चुन लिया है कि जो इनकी ग्रॉस इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट से ज़्यादा है। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आती है, इसको आपको एग्री करना पड़ता है, ओके। और यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल जाता है जिसमें हमसे 5 स्टेप भराए जाने के लिए बोला जाता है बारी बारी से, और इनकी कन्फर्मेशन स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो सबसे पहला स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का होता है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद टैक्स डिडक्शन का, उसके बाद टैक्स पेड का और उसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी का। तो इनको स्टेप बाय स्टेप हमें कंफर्म करना होता है और एक स्टेप कंफर्म होने के बाद ही दूसरे स्टेप के लिए ये खुलने का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम अन्य स्टेप्स में चलेंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो स्टेटस है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉय का वो क्या होना चाहिए। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कर्मचारी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख के चयन करेंगे। यहाँ पर चूँकि हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर हमने स्टेट गवर्नमेंट का चयन किया। इसके अलावा यहाँ पर पेंशनर के लिए भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत पेंशनर हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पेंशनर है, और अन्य विकल्प भी हैं। तो फिलहाल हमने स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर चयन कर दिया है। तो यदि आप जिस भी कैटेगरी के हो आप उसमें चयन कर सकते हैं। हमने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का चयन किया क्योंकि हम उस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन, यदि आप ऑन और ड्यू डेट इनकम टैक्स को फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139(1) के तहत आपका यहाँ पर पहले से ही सेलेक्ट होगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है वो होता है कि आपको टैक्स रिजीम का चयन करना है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC अंडर सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट द न्यू टैक्स रिजीम।
तो यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में से आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपको नो क्लिक करना पड़ेगा, और यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम से आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपको यस क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि हम न्यू टैक्स रिजीम से फाइल करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर नो का सिलेक्शन कर दिया है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर होगी, और जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनको आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर, और कम से कम एक बैंक अकाउंट आपको वैलिडेटेड होना चाहिए, जिससे कि आपको रिफंड की राशि यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको प्राप्त हो पाए। अब यहाँ पर हमने इसको जब सेव किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कंफर्म्ड आ गया है, ग्रीन कलर से टिक आ गया है। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन में जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पे। तो इसको भी आपको बड़ी सावधानी से भरना है। हो सकता है आपके पास ये प्रीफिल्ड हो, आपके फॉर्म 16 के अनुसार पूरा का पूरा एज इट इज़ वैसी हो जैसा कि आपके फॉर्म 16 में दर्शाया गया हो, और यदि नहीं भी दर्शाया गया हो तो आप इसको जो 26 AS है यदि उसमें रिफ्लेक्ट हो गई है आपकी राशि तो उसके अनुसार आप इसमें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आप स्किप कर दें, और उसके बाद ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, स्किप क्वेश्चंस कर देते हैं, और यहाँ पर यस कर दिया हमने, उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। तो जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हमारी ग्रॉस सैलरी का एडिट का भी ऑप्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी का यहाँ पर डिटेल आ जाती है एज AIS के अनुसार। तो यदि आपके फॉर्म 26 AS में आपकी ग्रॉस सैलरी रिफ्लेक्ट हो गई है और AIS में भी रिफ्लेक्ट हो गई है, और हो सकता है कि ये सेम एज इट इज़ हो, लेकिन यदि ये कम है थोड़ी सी और आपको ये एडिट करनी है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट के बटन में क्लिक करके ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर केवल 50,000 की ही आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में, उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की छूट यहाँ पर नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एडिट कर देते हैं, क्योंकि हमारे केस में ये ग्रॉस इनकम यहाँ पर कम आ रही है, जबकि हमारे 26 AS में रिफ्लेक्ट हो चुकी है जो ग्रॉस इनकम, उसको हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो आप भी अपने अनुसार यदि आपके केस में भी इसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा बिना एडिट किए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ग्रॉस इनकम है 26 AS के अनुसार या फिर हमारे फॉर्म 16 के अनुसार उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बाद आगे के प्रोसेस देखेंगे। अब इसके बाद अन्य ऑप्शन भी आते हैं जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट के। तो यदि आपके पास कोई रिटायरमेंट बेनिफिट का ऑप्शन मिला है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में इसको डिलीट कर देते हैं। हमारे केस में हमने इसको डिलीट कर दिया है। उसके बाद एग्जाम्प्ट अलाउंसेस आते हैं, डेथ कम ग्रेजुएटी। यदि आपको डेथ कम ग्रेजुएटी की कोई राशि मिली है तो ये टैक्स फ्री होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो हमने इस ऑप्शन को डिलीट कर दिया है। इसी के साथ साथ यदि आपने पेंशन का कम्यूटेशन करा रखा है तो कम्यूटेशन के अंतर्गत जो राशि मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हमने इसको भी डिलीट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रॉस इनकम है और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें मिला है 50,000 का मिला है। तो जो हमारी ग्रॉस इनकम थी उसकी राशि थी 14,35,092 रुपये, और इसमें हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला। तो जो हमारी इनकम है अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद वो है 13,85,092 रुपये। अब इसका एक पार्ट और है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का, जिसमें आपको ब्याज की राशि मिली होगी या FD की राशि मिली होगी, उस पर लगने वाला जो ब्याज है वो आपकी ग्रॉस इनकम में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनको जो सेविंग अकाउंट में ब्याज मिला है वो कितना है, क्या वो मैच कर रहा है AIS से, यहाँ पर जो प्रीफिल्ड है तो उसका भी मिलान कर लेना है। यदि मिसमैचिंग होती है तो आप अपने अनुसार इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ये ब्याज की राशि सेविंग अकाउंट में दर्शा रहा है प्रीफिल्ड, वो राशि AIS से थोड़ा मिसमैच कर रही है, ये कम राशि आ रही है, जबकि AIS में जो राशि है वो ज़्यादा राशि है। तो इसको भी हम अपने हिसाब से एडिट करके बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको एडिट कर देते हैं, क्योंकि हमें AIS के अनुसार ही चलना है, 26 AS के अनुसार ही चलना है, और ब्याज की राशि की गणना जो होती है यहाँ पर AIS में एक्यूरेट दिखाई जाती है। तो आप AIS में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटरेस्ट, तो AIS के अनुसार हमारे जो 2 इंटरेस्ट हमें दिखाए गए हैं यहाँ पर सेविंग के अकाउंट से, तो वहाँ पर जो प्रीफिल्ड हो रखा है वो एक ही हो रखा है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम एडिट करके दूसरे इंटरेस्ट को भी पहले इंटरेस्ट के साथ जोड़कर इकट्ठा लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। इसके लिए हमें इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट के जो चेकबॉक्स है उसमें टिक करना होगा, तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पर हमारा खुल जाएगा। ये हम आपको बताते हैं अभी कि ये किस प्रकार से खुलेगा। जैसे यहाँ पर अभी एडिट का ऑप्शन डिसेबल हो रखा है, लेकिन जैसे हमने चेकबॉक्स में टिक किया तो ये एडिट का बटन इनेबल हो गया। यहाँ पर हमने एडिट के बटन में ये
टोटल अमाउंट लिख देना है, दोनों को जोड़ के लिख देना है। जितना भी इंटरेस्ट की राशि है, चाहे 3 बार इंटरेस्ट मिला हो, 4 बार मिला हो, उनको जोड़ के आपको लिख देना है। तो हमारे केस में चूँकि यहाँ पर थोड़ा-सा मिसमैचिंग थी, तो हमने इसको कन्फर्म कर लिया है और क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास निकल के आता है, हमारे इंटरेस्ट की राशि और जो हमारे ग्रॉस इनकम है, उसमें 50,000 की हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिली है न्यू टैक्स रिजीम में। तो ये हमारी राशि अब हो गई 13,85,807 रुपया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी कंफर्म हो जाता है। इसमें एक पॉइंट और है कि यदि आपको जो होम लोन ले रखा है, कई साथियों की ये क्वेरीज हैं कि क्या न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन का जो ब्याज होता है उसमें छूट मिलती है कि नहीं मिलती। तो होम लोन के केस में यदि आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के तहत होम लोन ले रखा है तो आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। यदि आपने लेट आउट लेट आउट कर रखा है, यानी आपने उसको किराए पे दे रखा है उस प्रॉपर्टी को जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है, तो तब आपको ब्याज की राशि पे पूरी छूट मिलती है। लेकिन जो आपको किराए के रूप में प्रतिमाह राशि प्राप्त हो रही है उसको आपको यहाँ पर दर्शाना होगा अपनी ग्रॉस सैलरी के रूप में। तो ये केसेस बहुत कम होते हैं सैलरीड पर्सन्स के रूप में जो कि ITR 1 भर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। तो हम यहाँ पर इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही रखते हैं। तो ये हमारे केस में लागू नहीं होता है कि हमें जो होम लोन का जो ब्याज है उसमें छूट मिले, क्योंकि अधिकांश लोग जो होम लोन लेते हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के रूप में ही लेते हैं। तो इसलिए इस ऑप्शन को हमने जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस ITR को भरने का प्रोसेस बताने का तरीका बता रहे हैं ग्रॉस इनकम के रूप में, तो उसमें हमने इस ऑप्शन को छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी यदि क्वायरी है तो हमने इसीलिए इसको दोबारा से खोला है। तो चूंकि न्यू टैक्स रिजीम में हमने आपको बता दिया कि जो होम लोन होता है उसके जो ब्याज पे आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है, केवल डीम्ड लेट आउट या लेट आउट के केस में जब आपने जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया रखा है उसको आपने किराए पे दे रखा है। तो ये स्टेप आप क्लियर कर दें और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करके तीसरे स्टेप में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर हमने इसको कंफर्म कर दिया और केवल हमारे यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आई है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है और जो ब्याज की राशि है वो जुड़ गई है जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट या FD इत्यादि से ब्याज मिला है। तो यहाँ पर हमारे 2 स्टेप क्लियर हो जाते हैं। तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं, टोटल डिडक्शंस। तो चूंकि हम न्यू टैक्स रिजीम से ये ITR को फाइल करने का तरीका आपको बता रहे हैं, तो टोटल डिडक्शन में यदि आप NPS से कवर्ड हैं तो आपको जो गवर्नमेंट का शेयर होता है आपका बेसिक प्लस DA का 10% आपका शेयर होता है और गवर्नमेंट जितना शेयर आपके मिलाती है NPS के कॉर्पस फंड में, चाहे वो 14% हो या 10% आपके राज्य में हो, उतना पूरा का पूरा यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो ये ऑप्शन खुलेगा, इसमें आपको केवल यस में टिक कर देना है और यस में टिक करने के बाद आपको जो गवर्नमेंट के शेयर की राशि है वो आपको लिख देनी है। वो आपको आपके एनुअल सैलरी स्टेटमेंट में भी मिल सकती है और अन्य स्रोतों से भी आप मालूम कर सकते हैं, तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। अन्यथा की स्थिति में यदि आप OPS से कवर्ड हैं, OPS से आच्छादित शिक्षक या कर्मचारी हैं, तो आप इसको नो में टिक कर देंगे तो आपकी ये डिडक्शन की राशि माइनस नहीं होगी। तो यहाँ पर चूंकि हमारे केस में ये OPS वाला मामला है तो यहाँ पर हमने नो लिख दिया है और इसको कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद जो हमारे पास नया इंटरफेस आता है उसमें जितने भी डिडक्शंस के ऑप्शन होते हैं, चाहे वो 80D हो, 80G हो, 80GGA हो, 80TTA हो या अन्य ऑप्शन हो, वो सब डिसेबल हो जाते हैं। केवल यहाँ पर 80CCD2 जो कि गवर्नमेंट का शेयर होता है NPS से आच्छादित कर्मचारी शिक्षकों के लिए, वही इनेबल रहता है। और यदि हमने जो नेचर ऑफ एम्प्लॉय में सेंट्रल गवर्नमेंट चुना होता है और अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो सैनिक भर्ती हो रखे हैं उनके केस में जो कॉर्पस फंड में पैसा जमा होता है अग्निपथ योजना के अंतर्गत, उसका ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हम दिखा देते हैं शो मोर ऑप्शन में, चूँकि हमारे केस में हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो यहाँ पर ये डिसेबल रहेगा। लेकिन यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट चुनते हैं और अग्निपथ योजना के अंतर्गत आप सैनिक हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाता है, जिसमें कि जितना भी कॉर्पस फंड में गवर्नमेंट ने इसमें शेयर मिलाया है वो पूरा माइनस हो जाता। तो चूँकि हमारे केस में ऐसे नहीं है तो हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर कन्फर्म कर दिया हमने। तो टोटल डिडक्शन में हमारा 0 है क्योंकि हम NPS वाले नहीं हैं इस केस में, तो यहाँ पर डिडक्शन 0 हो गया है। NPS के केस में यहाँ पर जो गवर्नमेंट का शेयर है वो आ जाता। अब उसके बाद टैक्स पेड, आपके द्वारा कितना एडवांस में टैक्स पेड कर दिया गया है उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाती है। आपने जिस संस्था में कार्य किया है उसमें यहाँ पर जितना भी टैक्स काटा गया होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। यदि ये भी मिसमैच करती है तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। 26 AS में यदि ये सही एक्यूरेट आ रखे और यहाँ पर प्रीफिल्ड में यदि ये कम आ रही है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी इसको चेंज करने का हम तरीका भी बता देते हैं।
और यहाँ पर इसके अलावा एडवांस टैक्स, यदि आपने जो चालान के माध्यम से टैक्स जमा किया है और वो 26 में शो हो गया है लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो आप चालान में दी गई जो इन्फॉर्मेशन है बीएसआर को, डेट और अमाउंट, उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे केस में जिस संस्थान में हम कार्यरत हैं उसके द्वारा जो हमारा टीडीएस काटा गया है वो ज़्यादा काटा गया है, 26 में वो शो भी हो गया है, लेकिन इस केस में यहाँ पर कम दर्शाया जा रहा है। तो हम इसको एडिट कर देते हैं। जिस केस में कम दर्शाया जा रहा है उसके चेक बॉक्स में हमने टिक लगाया, और यहाँ पर चूंकि 2 संस्थानों में इन्होंने कार्य किया है ये एक वित्तीय वर्ष के दौरान, तो जो दूसरा संस्थान है उसके द्वारा 60,000 ही दर्शाया गया है, जबकि इनके द्वारा जो टीडीएस जमा कर दिया गया है वो 1,02,000 रुपये जमा कर दिया गया है, जो कि 26 में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको संशोधित कर सकते हैं, जितना भी जो इनकी ग्रॉस इनकम है उसको भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर इनका जो टीडीएस कटा है, टैक्स जो कटा है, उसको भी हमने 1,02,000 करके संशोधित कर दिया है। तो ये एक्यूरेट आ गया है 26 AS और AIS के अनुसार। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए इनके टोटल जो टैक्स पेड है वो 1,50,000 हो गया है। इसको हमने कन्फर्म किया तो ये स्टेप भी हमारा कंटिन्यू हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। आप देख सकते हैं टैक्स पेड जो चौथा ऑप्शन था वो भी हमारा कन्फर्म्ड हो गया है। अब इसके बाद जो अंतिम है टैक्स, टोटल टैक्स लाइबिलिटी, उसमें चले जाते हैं तो ये ऑटो कैलकुलेट हो जाता है न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार 1,32,000 समथिंग रुपीज़। यदि ये 1.5 लाख से ज़्यादा आता तो यहाँ पर आप ऑनलाइन चालान स्वयं भी लगा सकते हैं इसी समय ऑनलाइन ITR फाइल करते समय। तो चूँकि हमारे केस में ये नहीं है, हमारा जो पैसा कटा है एडवांस टैक्स वो ज़्यादा कटा है और हमारी लाइबिलिटी कम आ रही है। यहाँ पर एक कैलकुलेशन पूरी दर्शाएगा कि कितनी लाइबिलिटी आपकी बन रही है। तो यहाँ पर हमारे जो हमने एडवांस टैक्स जमा करा दिया है वो ज़्यादा है, इसलिए हमें अभी कुछ भी नहीं देना है, और हमें जो रिफ़ंड की राशि मिल जाएगी वो भी आपको आगे शो कर देंगे। 1,32,248 रुपया इनकी टैक्स लाइबिलिटी बनी है, और जबकि इनने जो टैक्स जमा कर दिया है वो 1,50,000 जमा कर दिया है। तो यहाँ पर इसको हम जब कंफर्म करते हैं तो यहाँ पर ये शो कर देता है पूरी डिटेल की ये सारे के सारे ऑप्शन, हमारे जितने भी विकल्प थे ये कंफर्म हो गए हैं, और इसको हम प्रोसीड कर देते हैं आगे। तो जैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये विकल्प भी आ जाएगा कि हमें कितना रिफ़ंड की राशि मिलेगी। यहाँ पर ये शो भी कर दिया जाएगा 17,750 रुपया। ये रिफ़ंड की राशि भी इसने रिफ्लेक्ट कर दी है कि हमारे रिफ़ंड की राशि इतनी है 17,750 रुपया। लेकिन अगर हमारा जो हमने एडवांस टैक्स दिया है वो कम होता और हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा होती, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर पे नाउ और पे लेटर का भी ऑप्शन आ जाता है, उसी समय आप ऑनलाइन चालान लगा सकते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने चेक बॉक्स में टिक लगाया, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है ये, प्रोसीड एंड प्रीव्यू कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो जितना भी हमने ITR फाइल किया है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने फिल की है उसकी यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाती है एक फॉर्म के माध्यम से। इसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यदि आपसे कुछ गलती हुई है भरने में तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से 3-4 पेज का ये फॉर्म आ जाता है, इसको आप देख सकते हैं। और जब इससे संतुष्ट हो जाए तो प्रोसीड फॉर वैलिडेशन कर दें। जैसे यहाँ पर हमने प्रोसीड टू वैलिडेशन किया तो अगर कोई एरर हो रखी होगी, कोई मिस्टेक हो रखी होगी तो यहाँ पर ये शो कर देगा। जैसे यहाँ पर वैलिडेशन कंप्लीटेड 1 एरर फाउंड। और ये एरर कहाँ से फाउंड होती है? ये अधिकांशतः जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, जब पहला स्टेप आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें जो आपका एड्रेस होता है उसको आप संशोधित कर देंगे तो ये एरर भी दूर हो जाती है, वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाता है। और फिर उसके बाद प्रोसीड फॉर वैलिडेशन कर देते हैं हम। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन में कई विकल्प होते हैं वैलिडेट करने के, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR 5। तो सबसे रिकमेंडेशन जो दी जाती है ई वेरीफाई नाउ की दी जाती है। इसमें आधार बेस OTP आता है, उसका विकल्प भी आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, और अन्य विकल्प भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे अच्छा विकल्प वही है, यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार और आपसे आपके आधार वैलिडेशन के लिए पूछा जाता है कि क्या आप एग्री हैं, आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स। तो आपके इसके चेक बॉक्स में टिक कर देना है और जनरेट आधार OTP में टिक कर देना है। जैसे आप इसमें टिक करते हैं आपके पास 6 अंकों का एक OTP आता है। यदि आपके पास OTP नहीं आ रहा तो थोड़ी देर आप वेट कीजिए, क्योंकि ये OTP कभी कभी थोड़ा समय भी ले लेता है। जैसे आपको OTP रिसीव हो आप इनके बॉक्सेस में OTP भर दें, और जो नीचे विकल्प दे रखा है वैलिडेट का
उसमें आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो ITR 1 है वो ई-वेरीफाइड हो जाता है और सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाता है। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ITR 1 न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत भरने का सही तरीका बताया। यदि यह वीडियो आपके लिए वास्तव में लाभकारी साबित हुआ हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यह शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण चैनल है तथा इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।